हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? फाइनल एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के। पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे? अगर आप लोगों को एसएसटी में कोई डाउट आता है तो आपके वो सारे डाउट्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक चैप्टर करके बेटा सारे अपन चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे वन शॉर्ट वीडियो में। आपको मतलब विद इन 1 आवर की वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना? तो जैसे हमने हमारा ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर कंप्लीट किया था उसी तरीके से अब हम आज और एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे और वो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, ये सब लोगों के। और ये ना चैप्टर भी ऐसा है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई मार्जिनलाइजेशन क्या है, कैसे समझा जाए। तो इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोशल मार्जिनलाइजेशन। अभी अपन सबसे पहले बात करते हैं मार्जिनलाइजेशन की कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। अब बेटा देखो, आप लोगों ने सबने सुना होगा वर्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होना। तो हमारी कंट्री में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था कि अपर कास्ट, जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी कंट्री में क्या है, कास्ट हिरार्की फॉलो होती थी। सबसे पहले हिंदूज आते हैं, फिर उसके बाद क्षत्रियास, वैश्यास, देन आपके जो शूद्रास है। तो इस तरीके से कास्ट। अब जब ये कास्ट हिरार्की बनी ना, तो इस हिरार्की के बेसिस पे क्या होने लगा, अबव जो है, अबव हिरार्की जो है उनको तो भाई अच्छी कास्ट माना जाने लगा और जो बिलो है उनको लोअर कास्ट। और इस वजह से क्या होने लगा, भेदभाव होने लगा। तो मार्जिनलाइजेशन भी उसी से रिलेटेड है। अब क्या होता है, अब अगर अपन इस वर्ड को समझे ना, तो टू बी मार्जिनलाइज्ड मीन्स टू बी ऑन द आउटसाइड ऑफ थिंग्स रादर देन एट द सेंटर। कि जैसे आप लोग देखो इस इमेज में, यहाँ पे पूरे सारे लोग हैं, बहुत सारे, और ये एक अकेला जना अपना अलग ही चल रहा है। तो हमने मार्जिनलाइजेशन में क्या किया कि जो मतलब हम बोल सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे हमने कुछ लोगों को, कुछ सेक्शन को अपनी जो मेन सोसाइटी का पार्ट है ना, उस मेन सोसाइटी में से अलग कर दिया। तो यही चीज क्या कहलाने लगी, मार्जिनलाइजेशन। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों की, सपोज आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना? अब आपकी क्लास में जो 30 स्टूडेंट है वो सब आप लोग एक जैसे मतलब क्लासमेट्स हो, आप सब एक दूसरे से फ्रेंकली बात करते हो, सब ठीक है। अब सपोज कोई एक नया बच्चा आता है और वो जो नया बच्चा आया है ना, जैसे आप नॉर्थ इंडियंस हो, साउथ इंडिया से आया है। अब जब वो आपकी क्लास में आया तो वो जिस भी रीजन से आया है वहां पे बिल्कुल अलग तरीका था। तो उसका जो बात करने का जो एक्सेंट है वो डिफरेंट है। वो आपकी लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहा, ठीक है। आप लोगों से दिखने में भी अलग है, आपकी चॉइसेस उसकी चॉइसेस में बहुत डिफरेंस है। तो अब इन सब के बेसिस पे आपने क्या कर दिया, मतलब कोई बच्चा उससे फ्रेंडशिप ही नहीं कर रहा, कोई भी उसको अपने ग्रुप में इंक्लूड ही नहीं कर रहा। आप उसको मतलब वो लंच में बैठा है, अकेला ही लंच कर रहा है, ठीक है, जो रिसेस का टाइम होता है अकेला लंच कर रहा है, उसके साथ कोई भी घुल मिल नहीं रहा। ऐसे केस में मतलब आप जितने भी सब बच्चे साथ हो ना, जो सबका अपना फ्रेंड ग्रुप है, तो वो सब तो क्या हो गए, मेन सोसाइटी। और आपने उस जो नया स्टूडेंट था उसके दिखने के बेसिस पे, उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, उसकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, उसकी बोली यानी उसकी लैंग्वेज, उसके एक्सेंट के बेसिस पे कि अरे यार ये तो हमारे जैसा नहीं है, तो उसको अलग कर दिया। तो यही सेम चीज होती है मार्जिनलाइजेशन, कि जब हम मेन सोसाइटी में से किसी को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको अलग थलग कर देते हैं, और उस एक्सक्लूजन की वजह से उसके साथ क्या होने लग जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है। तो यही एक्सक्लूजन, जो मेन सोसाइटी में से एक्सक्लूड करने की हम बात करें, यही एक्सक्लूजन मार्जिनलाइजेशन कहलाता है। समझ आया ना? तो जैसे अपन एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स वाला, उसी तरीके से आप अब इमेजिन करो, अब उसको और बड़े लेवल पे चला, पूरी सोसाइटी, बहुत सारे लोग, जिसमें से सपोज करो हम एग्जांपल ले रहे हैं जैसे ट्राइबल्स। अपन आगे पढ़ेंगे वैसे ट्राइबल्स के बारे में कि ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स हम जैसे नहीं, वो दिखने में बिल्कुल अलग थे, ठीक है। उन लोगों का लाइफस्टाइल अलग, उनका कल्चर अलग, उनकी बोली अलग, वो हमारे जैसे मतलब अवेयर भी नहीं है।
तो हम लोगों ने उन सब चीजों के बेसिस पे उनको मेन सोसाइटी में सेलेक्ट कर दिया, मेन सोसाइटी का पार्ट ही नहीं माना। हम सब तो भाई पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हमने पढ़ने का राइट नहीं दिया, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमने उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो जब हमने किसी को मेन सोसाइटी में से एक्सक्लूड किया और उस एक्सक्लूजन की वजह से हम क्या करने लगे, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। तो यही जो एक्सक्लूजन होता है ना, इसी को मार्जिनलाइजेशन बोला जाता है। अब इस चैप्टर में आप मार्जिनलाइजेशन के मतलब अलग अलग सोसाइटी से पढ़ोगे। जैसे हम पहला पढ़ेंगे ट्राइबल्स, कि ट्राइबल्स भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है। इसके अलावा हम अदर सेक्टर भी पढ़ने वाले। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर प्रेफरेंस फॉर म्यूजिक और फिल्म्स डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स, यू आर अनलाइकली टू बी कंसिडर्ड इन बाय योर पीयर। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि आपका पूरा एक फ्रेंड ग्रुप है, सारे बच्चे ऐसे हैं जो सपोज बॉलीवुड मूवी पसंद करते, लेकिन कोई एक बंदा या फिर कोई एक और स्टूडेंट आया, एक और बच्चा आया जो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो बॉलीवुड मूवी पसंद नहीं है, मैं तो हॉलीवुड मूवी देखता हूँ, उसको वही इंग्लिश वाली मूवीज ही पसंद आ रही। अब ऐसे में क्या है, जो पूरा एक ग्रुप था ना जो बॉलीवुड मूवीज को पसंद कर रहा था, उन्होंने उस पर्सन को अपने ग्रुप में ही नहीं लिया। ओ ये तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है, इसे क्या हिंदी नहीं आती होगी, मतलब इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ उसकी चॉइस की वजह से, उसका क्या टेस्ट है, उसको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ये उसकी मर्जी है। आप उसकी पसंद ना पसंद के बेसिस पे आप जज तो नहीं कर सकते ना, लेकिन आप कर रहे हो और आपने अपने फ्रेंड ग्रुप में उसको इंक्लूड नहीं किया बस इसलिए कि उसको आपकी तरह बॉलीवुड मूवीज पसंद है। तो आपने क्या कर दिया, सामने वाले को आपने मार्जिनलाइज कर दिया, आपने अपने जो पूरा आपका ग्रुप था उस ग्रुप से उसे बाहर निकाल दिया कि हम तो हमारे ग्रुप में उसको इंक्लूड ही नहीं करें। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा जो आप छोटे लेवल पे, जब हम इसी को ही पूरी बड़ी सोसाइटी बोले, और सोसाइटी में जब ऐसा होता है तो ये चीज क्या है, मार्जिनलाइजेशन। Clear? As a result, you frequently experience the impression that you are not with them and that what you say, feel, think and do is not quite correct or acceptable to others. अब क्या होता है इस मार्जिनलाइजेशन में, जब आप किसी को ना मार्जिनलाइज फील करवाते हो, मतलब आप अपने से अलग कर रहे हो, मेन सोसाइटी से अलग पार्ट कर दिया। या फिर जब हम बात करें कि वो जो फ्रेंड ग्रुप था जिनको बॉलीवुड मूवी पसंद थी, जब उन्होंने बच्चे को या एक उसका मतलब जो भी फेलो है उसको अपना फ्रेंड ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया, ऐसे में आप क्या कर रहे हो, आप उसको अपना पार्ट ही नहीं मान रहे, उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, अनएक्सेप्टेबल हो गया। तो ये चीज सामने वाले के लिए बहुत गलत भी होती है। आप मार्जिनलाइज फील करवा रहे हो, उसको ऐसा फील करवा रहे हो कि जैसे हम तो तुम जैसे लोग है ही नहीं, बिल्कुल अलग ही लोग हैं। तो ये मार्जिनलाइजेशन हो। हु आर आदिवासी। अब हम क्या करेंगे, हमको इसी मार्जिनलाइजेशन या फिर हम बोले मार्जिनलाइज सोसाइटी में दो तरीके के ग्रुप्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम आदिवासीज को पढ़ेंगे कि आदिवासीज जो हैं या फिर ट्राइबल पीपल जिन्हें बोला जाता है, वो लोग मार्जिनलाइज्ड है। अब जैसे ही वर्ड आदिवासी आया, आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा होगा, सोचो। जैसे ही मैंने आदिवासी वर्ड बोला तो मतलब वो जो झिंगा लाला मतलब इस तरीके का, या फिर जिनका मतलब हेड गियर्स डिफरेंट स्टाइल के हेड गियर्स, यहाँ पे वो कलर लगा के, मतलब ऐसे नहीं इस तरीके के जो रहते हो, मतलब लोग जो डांस करते हो, तो हमारे माइंड में जैसे ही आदिवासी वर्ड आया तो हमारी ये इमेजिनेशन बनने लगी। तो ये आदिवासीज को हम इन्हीं के बेसिस, मतलब इनके रहन सहन के बेसिस पे, इनके डिफरेंट कल्चर के बेसिस पे हमने इनको क्या कर दिया, हमने हमारी मेन सोसाइटी का पार्ट नहीं माना, इन्हें एक्सक्लूड कर दिया। द टर्म आदिवासीज रेफर्स टू द नेटिव पॉपुलेशन और ट्राइब्स हु हैव लिव्ड एंड कंटिन्यू टू ड्वेल क्लोज टू द फॉरेस्ट। अब ये जो आदिवासीज होते थे ना, ये आदिवासीज कौन थे, ये लोग नेचुरल इनहैबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ये इनका जो घर होता था वो जंगल हुआ करते थे, ये जंगलों में रहते थे। इनका लाइफ पूरी तरीके से जो इनका लाइवलीहुड है वो जंगल्स पर ही डिपेंड करता था, मतलब ये जंगलों की एक तरीके से हम बोल सकते हैं देखभाल भी करते थे। आदिवासीज और ट्राइबल पीपल मेक अप अबाउट 8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो हमारे पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें से 8% लोग आदिवासीज है। Most significant small scale industries, mining operation, industrial hubs are located among Adivasis community in places. अब क्या हुआ कि आदिवासीज ना जहां पे भी रहते थे, जो फॉरेस्टेड एरिया मतलब फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे, डिफरेंट रीजंस की वजह से उनको जगह खाली करवाई गई, उन्हें उनका घर छोड़ने को बोला गया।
तो अब जब उन्होंने अपना एरिया छोड़ा, अपने घर छोड़े, जहां पे भी वो रहते थे, वहां क्यों छोड़ा गया, क्यों उन्हें बोला गया? अब सबसे पहले तो बात आती है ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग फॉरेस्ट लॉज बनाए, ठीक है। फॉरेस्ट लॉज बनाने की वजह से उनको मतलब जो भी उनके घर होते थे, जंगल में वो रहते थे, उनको मना कर दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए गए, तो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई। इसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पे कि हमें डेवलपमेंट करना है, हमें इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, इंडस्ट्रियल एरिया लोकेट करना है, तो जहां पे ये लोग रहते थे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज बने। जैसे ये आप जो जमशेदपुर, रोरकेला, बोकारो, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे भिलाई हो गया, यहाँ इन सब रीजन्स में ना, पहले ये सारे रीजन्स आदिवासीज के हुआ करते थे, ट्राइबल लोग यहाँ रहते थे, यहाँ के जंगलों को, यहाँ के जो नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन हमने डेवलपमेंट के नाम पे इन लोगों को तो हटाया कि तुम जो जाओ यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर दिया, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने लगे। अब देयर आर 500 ग्रुप्स ऑफ आदिवासीज। अगर हम हमारे कंट्री में देखें कि 8% पॉपुलेशन आदिवासीज की, ठीक है, उसमें से 500 ग्रुप मतलब अलग अलग ग्रुप्स आदिवासीज के हैं, पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो इतनी सारी स्टेट्स में आदिवासीज रहते हैं, और आदिवासीज के कितने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बता रखे, 500 ग्रुप्स। और ओडिशा हैज 60 ट्राइबल ग्रुप्स विच आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। कि ओडिशा स्टेट में जहां पे 60 ट्राइबल ग्रुप्स है, मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो सब एक पर्टिकुलर क्लास के लोग पूरा एक ग्रुप हो गए, दूसरी कास्ट के लोग पूरा ग्रुप हो गए। इसी तरीके से ये ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो एक ट्राइबल ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप जो मतलब उनका कल्चर थोड़ा अलग होगा। तो इसी तरीके से ओडिशा में 60 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो अब इन लोगों को जब कास्ट दी तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से पहचाना गया। आदिवासी सोसाइटीज क्वाइट डिस्टिंक्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लेवल्स ऑफ हिरार्की विद इन इट। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे कि हम देखें कि हमने हमारी कास्ट हिरार्की बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, ठीक है, अनटचेबल हो गई, ये हमारी कास्ट हिरार्की। लेकिन आदिवासीज की एक स्पेशलिटी है, यूनिक पॉइंट है कि आदिवासीज जो ट्राइब मतलब ट्राइबल्स होते हैं, इन लोगों की कोई हिरार्की नहीं होती। ये लोग अपने आप को मतलब कि मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, मैं अपर कास्ट का हूं, तुम लोअर कास्ट का, ऐसे बोलते ही नहीं। इन लोगों में ये चीज है ही नहीं, सब बराबर है। तो ये एक यूनिक बात है, और हम लोग अभी भी हिरार्की के बेसिस पे चल रहे हैं कि हम अपर कास्ट के, तुम लोअर कास्ट के, और अपर लोअर के बीच में डिफरेंसेस हो रहे हैं, पर ये लोग इस तरीके की कोई हिरार्की फॉलो ही नहीं करते। दिस मेक देम सिग्निफिकेंटली यूनिक, और इस वजह से ये लोग यूनिक कहलाए जाते हैं। एंड डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोसाइटीज दैट फॉलोड द जाति वर्ण। तो पहले जो हम लोग जाति वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे, और ये सब इस तरीके का कोई हिरार्की, इस तरीके का कोई सिस्टम फॉलो ही नहीं करते। और फ्रॉम दो सोसाइटी दैट वर रूल्ड बाय द किंग्स, इनका अपना अलग ही सिस्टम रहता है। डिफरेंट ट्राइबल रिलीजन्स आर फॉलोड बाय द आदिवासीज विच इन्वॉल्व प्रेइंग टू एंसेस्टर। अब देखो कि हम अगर अपन बात करें आदिवासीज की, और जो आदिवासीज नहीं है, हम लोग जैसे वर्शिप की बात करते हैं, तो हम किसकी पूजा करते हैं, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, डिफरेंट डिफरेंट गॉड। अब ये लोग जो है ना, आदिवासीज किसको पूछते हैं, जिनकी वजह से इनकी लाइफ पॉसिबल है, जंगल, पेड़ पौधे, माउंटेन, रिवर, ठीक है, इन सबको ये पूजते। एंसेस्टर्स हो गए, मतलब इनके जो वंशज जो होते हैं, एंसेस्टर्स हो गए, इन सबको, एनिमल स्पिरिट्स, माउंटेन स्पिरिट, जिनकी वजह से भी इनकी लाइफ पॉसिबल है, उन सबकी ये वर्शिप करते। इन वेरियस रीजन्स ऑफ ओडिशा, असम एंड वेस्ट बंगाल, कि जनरली हमने देख लिया कि इनका जो पूजा पाठ या फिर जिनका वर्शिप करने का जो तरीका है वो भी अलग है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे जो ओडिशा के पास हैं, असम के पास हैं, वेस्ट बंगाल के पास हो गए। तो ये लोग ना यहाँ पे, जैसे ओडिशा में जो कल्चर फॉलो होता है, असम में जो कल्चर फॉलो होता है, वेस्ट बंगाल में जो कल्चर फॉलो होता है, उन सबको भी
वर्शिप करने लगे। जैसे ये काली माता की पूजा वेस्ट बंगाल में हो रही है, तो वहां के आसपास के जो ट्राइबल होंगे वो लोग भी गॉडेस को वर्शिप करेंगे। ठीक है, जगन्नाथपुरी, तो आसपास के जो ट्राइबल्स होंगे वो भी लॉर्ड जगन्नाथ को मानेंगे। तो इनके खुद के तो है ही कल्चर, और इसके अलावा वो जिस भी मतलब जिस भी सोसाइटी के नियर बाय हैं वहां पे जो भी ट्रेडिशन फॉलो होता है उसको भी साथ साथ में फॉलो करते हैं। However, throughout the 19th century, many of them converted to Christianity, which later became one of their primary religion. अब क्या हुआ कि जैसे हमारी कंट्री में कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। अब आदिवासीज को तो क्या, आदिवासीज की लाइफ तो बहुत इफेक्ट हो ही रही थी, ब्रिटिशर्स ने नए नए रूल्स बना दिए। अब उसकी वजह से इन लोगों को, मतलब इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनको प्रॉपर ऑक्यूपेशन नहीं मिल रही, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने इनको जंगलों से निकाला तो ये कहाँ जाएंगे, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनके पास काम करने के लिए कोई जॉब नहीं है। और अब क्या हो रहा है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। ये लोग इतने ज्यादा, मतलब ये जिस एरिया से आए हैं, जिस रीजन से आए हैं वो बिल्कुल अलग था, जहां ये आए वहां पे सब कुछ अलग है, तो इनको अवेयरनेस भी नहीं है इतनी। अब क्या है कि हम ये देखें कि इसमें से ज्यादातर जो आदिवासीज होते थे, ट्राइबल्स होते थे, मिशनरीज, जैसे ब्रिटिश मिशनरीज आई तो ये लोग क्या करते थे, इन लोगों को रिलीजन कन्वर्ट करा देते थे, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करवा देते थे। क्रिश्चियनिटी को लेंगे क्योंकि इनको ना लोअर कास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, इनके साथ इनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, इनके कोई राइट्स नहीं होते थे। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स इनको लालच देते थे कि आप ये क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लो, आपके जो भी बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। तो इनको क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करवा दी जाती थी, अपना खुद का रिलीजन छोड़वा के, इनका कल्चर छुड़वा के इनको क्रिश्चियंस बना दिया जाता था। दे स्पीक सेवरल लैंग्वेज दैट वेरी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम स्टेट लैंग्वेज। अब इन लोगों की लैंग्वेजेस भी अलग अलग होती है, जिस भी एरिया से है वहां की इनकी खुद की जो लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज होती है। जैसे हम देखें संथल, आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, कितनी ट्राइबल्स के बारे में भी पढ़ा है, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। इसी तरीके 70% ऑफ देम स्पीक संथाली लैंग्वेज, कि संथल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। इस लैंग्वेज के बारे में हम अगर समझना चाहें तो हम संथाली लैंग्वेज को समझ पाएंगे क्या? नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। पर ये ट्राइबल्स की क्या है, मतलब 70% लोग जो हैं वो संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। एंड मेनी मैगजीन्स एंड पब्लिकेशंस रिलेटिंग टू दिस लैंग्वेज आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनको अलग मार्जिनलाइज्ड करवा दिया, मतलब मार्जिनलाइज फील करवा रहे थे, तो स्टार्टिंग में इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। पर जैसे जैसे मार्जिनलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आने लगा, हमारी कंट्री में लॉज बनने लगे, तो इनकी सिचुएशन भी इम्प्रूव हुई। इसके बाद इनकी लैंग्वेज को भी लोगों ने एक्सेप्ट किया, इनके कल्चर को एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आप चाहो तो आप इस संथाली लैंग्वेज से रिलेटेड मैगजीन और बाकी अदर आर्टिकल्स भी देख सकते हो। आदिवासीज एंड देयर स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है, आप लोग समझ होंगे कि स्टीरियोटाइप का क्या मीनिंग है। स्टीरियोटाइप बेटा, स्टीरियोटाइप का मीनिंग है एक तरीके से प्रीजज करना, कि आपने किसी को देखा, आप उसको जानते नहीं हो, आप उसको समझते नहीं हो, बस आपने उसके जो भी अपीयरेंस होगी उसके बेसिस पे जज कर लिया कि ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा। तो जैसे आदिवासीज होते थे, इनका बिल्कुल रहन सहन अलग था। ये वाइब्रेंट क्लोथिंग, हेड गियर, वे ऑफ लाइफ, डांस, इन सब के बेसिस पे हमने इनको कैसे समझ लिया, इनसे बात नहीं करी, इनके बारे में जाना नहीं कि इनको कितनी नॉलेज है क्या नहीं है, हमने बस बोल दिया अरे ये तो बैकवर्ड है, इन लोगों को तो कुछ भी नहीं आता, ये अनसिविलाइज्ड है, बस इसलिए कि इनका डांस करने का स्टाइल, इनका कपड़े पहनने का स्टाइल, इन सबको देख। तो ये स्टीरियोटाइप है। आदिवासीज को क्या किया गया, स्टीरियोटाइप किया गया, हमने उनको गलत समझा। वो क्या थे हमने जानने की कोशिश नहीं करी, बस वो जैसे भी दिख रहे थे उसके बेसिस पे हमने उनको प्रीजज कर लिया कि हाँ ये तो बैकवर्ड है, इन लोगों को तो कोई अवेयरनेस नहीं है, दे आर बैकवर्ड पीपल्स। ठीक है, अब उसी की वजह से वो जो हमने स्टीरियोटाइप किया ना कि दे आर बैकवर्ड, हम बस कि ये तो बैकवर्ड है, इन्हें कुछ नहीं आता, हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो मतलब आप सब समझो यहाँ पे कि मार्जिनलाइजेशन का एक रीजन स्टीरियोटाइप भी है, कि अगर आप किसी को स्टीरियोटाइप करते हो देन मार्जिनलाइज्ड, और फिर उसके बाद क्या होने लग जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है।
दे आर कंसिडर्ड अनयूजुअल, उनको क्या माना जाने लगा, क्योंकि ये हम जैसे नहीं दिख रहे ना, तो ये अनयूजुअल। अब इसके अलावा उनके जो भी कल्चर थे उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनका पूजा करने का तरीका, जो भगवान की पूजा करते हो उनका तरीका हो गया, उनका सेलिब्रेशन करने का तरीका, वो सब चीजें हमारी मेन सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल ही नहीं थी। हमने उनको अनसिविलाइज ट्रीट करने लगे, हम उनको बैकवर्ड मानने लगे, और हमने उनके कल्चर को, उन लोगों को एक्सेप्ट किया ही नहीं। इन सब की वजह से उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। अब आदिवासीज जो थे, आदिवासीज का जो घर हुआ करता था, उनके घरों को छोड़ने को बोला गया, उनको बाहर निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि हम एक तरफ बोल रहे थे कि हम हमारे कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे, पर उस डेवलपमेंट के नाम पर हम आदिवासीज को क्या कर रहे थे, उनको बेघर कर रहे थे। तो वही आदिवासी से रिलेटेड क्या हिस्ट्री हम इधर देखते। इन इंडिया फॉरेस्ट प्लेड अ फंडामेंटल रोल इन द राइज ऑफ एम्पायर्स एंड अर्ली सेटलमेंट सिविलाइजेशन। कि हम इंडिया में देखें तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉरेस्ट में आपको सब तरीके की चीज मिलेगी। फॉरेस्ट में हमें मेडिसिन मिलेगी, ठीक है, फॉरेस्ट में हमको बहुत प्रीशियस चीजें भी मिलेंगी। तो फॉरेस्ट जो होते थे ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एम्पायर और किंगडम्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। जो सिविलाइजेशंस हैं या जो एम्पायर्स हैं, किंगडम्स होते थे, राजा महाराजा, इन सबकी ग्रोथ डिपेंड करती थी फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में मेडिकल हब्स मिल रही है, फॉरेस्ट में एनिमल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वैक्स, लैग, हनी, मेटल ओर्स, आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी इतनी सारी चीजें, कोल, डायमंड, ये सब चीजें फॉरेस्ट में मिल रही। अब कोई राजा है, कोई किंग है, उसको ये सब चीजें चाहिए तो वो किससे कॉन्टेक्ट करेगा? क्योंकि वो तो डायरेक्ट जंगलों में नहीं जा सकता, या चल भी जाएगा अगर उसे मेडिसिन चाहिए, उसे थोड़ी इतनी नॉलेज है कि कौन से प्लांट में, मतलब कौन सी मेडिसिन हमारे लिए यूजफुल रहेगी, किस में, मतलब कौन से प्लांट में किस तरीके की मेडिसिनल वैल्यू, तो उसे थोड़ी पता। तो वो किससे कॉन्टेक्ट करता था? इन आदिवासीज, क्योंकि आदिवासीज तो रहते ही जंगलों में थे, रहते ही वो तो एनिमल्स के साथ थे, तो उन लोगों का तो जंगलों से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। तो वो जो भी किंग्स को चाहिए होता था वो सब कलेक्ट करके किंग को देते थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एम्पायर्स का जो डेवलपमेंट था, किंगडम जो बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उस पे जंगलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और अब ये इंपॉर्टेंट रोल में कौन हेल्प करता था? ये सब करते थे आदिवासीज। तो इसलिए आदिवासीज की वैल्यू थी। फॉरेस्ट वर इसेंशियल टू लाइफ continuation because they preserve the quantity and quality of air, water and replenish many of Indians river। और इसके अलावा फॉरेस्ट वर इसेंशियल टू लाइफ कंटिन्यूएशन। अब क्या है कि ये जो आदिवासीज होते थे ना, ये आदिवासीज एक तरीके से फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते थे, बचाते थे। जैसे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने जंगल के जंगल काट दिए। अब जंगल कटने से क्या हो गया? इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो इससे बहुत सारा हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हुआ। तो ये सारे आदिवासीज इन सबको प्रोटेक्ट करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते थे, इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन बस इनका, ये हमारी तरह नहीं थे, तो हमने इनको, इनकी जो भी क्वालिटी थी ना, उन क्वालिटी को किसी को भी कंसिडर नहीं करा, और इन लोगों को बैकवर्ड और प्रिमिटिव मान के इनको सोसाइटी से अलग कर दिया। Up until the 19th century, forest covered a sizable portion of the nation and the Adivasis had extensive knowledge of and authority over those forests। कि हमारी कंट्री में जितना भी फॉरेस्ट होता था, इतना, इस फॉरेस्ट में हर तरीके की प्लांट्स, एनिमल, सबसे रिलेटेड जो नॉलेज होती थी वो आदिवासीज के पास होती थी, और इन लोगों के पास अथॉरिटी थी। ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, प्रोटेक्ट करते थे जंगलों को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे, अथॉरिटी भी थी, इतनी नॉलेज भी होती थी इन लोगों को। दे फ्रीक्वेंटली हेल्प्ड, और यहाँ तक कि ये एम्पायर्स की हेल्प करते थे, राजाओं की हेल्प करते थे। अगर राजा को कोई चीज चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो जितने भी आदिवासीज हैं वो आदिवासीज उनको ला कर देते। तो ये हेल्प भी करते थे किंगडम्स की। लेकिन अपन करंट परसेप्शन की बात करें, मतलब हमने ओरिजिनलिटी जानी कि आदिवासीज को ओरिजिनलिटी क्या थी। अब हमने जब उनकी हिस्ट्री को समझा, उसे देखा, तो हमें पता चला आदिवासीज कोई हम जैसा सोच रहे थे ना कि ये तो बहुत प्रिमिटिव होंगे, बहुत बैकवर्ड होंगे, ऐसा नहीं है। आदिवासीज ऐसे नहीं है। आदिवासीज के पास भी अपने फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज था, लेकिन
करंट परसेप्शन क्या है, क्या हम अभी मानते हैं आदिवासीज के बारे में, आदिवासीज बीइंग रिलेटिवली मार्जिनल एंड पावरलेस इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विद दिस। तो जो हमने पहले पढ़ा कि आदिवासीज के पास नॉलेज होती थी, आदिवासीज की अथॉरिटी होती थी, वो जंगल को प्रोटेक्ट करते थे, अब देखो इस सिनेरियो में, करंट सिचुएशन में तो आदिवासीज के पास कोई पावर नहीं है, उनके पास उनकी नॉलेज का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि जिस फील्ड में उनका एक्सपर्टीज था वो फील्ड ही उनसे छीन लिया गया, तो वो पावरलेस हो गए, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उनकी नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है, तो उन लोगों की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, तो वो बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए। These forests were then cleared for agriculture and industrial processes like mine. हम क्या करने लगे, हम डेवलपमेंट के नाम पे जिन जंगलों में वो रहते थे उन सब फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे, डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर करना है, माइनिंग करनी है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस चलाना है, क्योंकि हमें हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो हम सब आदिवासी इसको वहां से निकालने लगे। लार्ज पोर्शंस ऑफ देयर लैंड वर सबमर्ज्ड, बहुत सारा ऐसा पोर्शन था जब से डैम्स बने या फिर हम बोले मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बने, तो ऐसे केस में जब इन सबको कंस्ट्रक्ट कराया गया तो बहुत सारा पार्ट, बहुत सारा लैंड वो सब सबमर्ज हो गए, मतलब आदिवासीज की जो लाइफ थी वो लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, इतना नुकसान उनको हो रहा था, उनके पास कुछ भी नहीं बच रहा था। Their areas are still heavily militarized in the north east, और यहाँ तक कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट एरियाज में देखें तो उनका जो एरिया है जहां वो रहते थे वो मिलिट्राइज्ड कर दिया गया, वहां से भी अब वो खाली हो गए, कहाँ जाएंगे, जो भी आदिवासी का घर हुआ करता था सब जगह से अब उनको बाहर निकाल दिया गया। अब ऐसे केस में जहां उनको परफेक्शन था, जहां उनको नॉलेज थी, वो सब चेंज हो गया, अब कहाँ जाएंगे, कोई अगर वो नई सोसाइटी में जाने चाहते हैं और उन लोगों के जैसा बनना चाहते हैं तो लोग उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, तो इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे हमारी कंट्री में आदिवासी ट्राइबल पीपल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें क्या है, इंडिया हैज 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्प्रेड अक्रॉस 1,19,776 स्क्वायर किलोमीटर। अब क्या हुआ कि जो आदिवासीज का जो घर हुआ करता था, मतलब जंगल, अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इस तरीके से कैटेगरी बनाई। अब यहाँ पे क्या, इंडियन गवर्नमेंट भी थी तो वो क्या करने लगी, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने लगी। अब उनके लिए उन्होंने इतना एरिया जो था वो रिजर्व कर दिया। अब जितने भी इस एरिया में जो भी आदिवासीज रहते थे, ट्राइबल्स रहते थे, उन सबको अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा हम देखें तो 101 नेशनल पार्क बना दिए गए, कितना 40,564 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब इतना बड़ा बड़ा एरिया है, इन सब जगहों पे जो भी आदिवासी, जो भी ट्राइबल्स रहते थे उनको छोड़ना पड़ा अपने घर। अब वो कहाँ जाएंगे, प्रॉब्लम समझ रहे हो ना आप लोग। दीज आर साइट्स वेयर ट्राइब्स वंस लिव्ड बट वर फोर्स्ड टू लिव। अब ये वो सारी जगह थी जहां पे ट्राइबल्स रहा करते थे, लेकिन उनको फोर्स किया गया डेवलपमेंट के नाम पे, हम बोले तो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के नाम पे गवर्नमेंट ने ही इन ट्राइबल्स को फोर्स किया और इनको इन्हीं के घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। Statistics suggest that tribal people make up more than 50% of those who have been displaced by mines and mining development. अब अपन बात करें यहाँ पे माइंस और माइनिंग डेवलपमेंट की, कि भाई रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि कंट्री का क्या करना है बेटा, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इन सब में रिसोर्सेज की ज़रूरत है, नेचुरल रिसोर्स। अब वो जो मिनरल्स है, वो मिनरल्स आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो क्या करोगे, माइनिंग करोगे। अब माइनिंग करने के लिए जो भी, मतलब जहाँ पे भी इन्होंने साइट्स देखी है कि माइनिंग करनी है और माइनिंग करके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ पे भी जो ट्राइबल्स थे उन ट्राइबल्स को जगह छोड़नी पड़ी, उन्हें अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ा। According to new survey study from organization that work with Adivasis, 79% of those who have been displaced from the state। अब देखो कि ये सारी स्टेट्स, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, अब इन सारी स्टेट्स में से जो 79% लोग जिनको अपने घर छोड़ने पड़े, क्योंकि डेवलपमेंट करना था कंट्री का, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी, तो इस वजह से जो 79% लोग थे वो सब ट्राइबल थे।
इतने ट्राइबल लोगों की लाइवलीहुड, इतने ट्राइबल लोगों का जो उनका खुद का घर, खुद का कल्चर, मतलब सब कुछ इफेक्ट हो गया था। After 1830, they moved to the states and foreign countries like Australia, Mauritius and the Caribbean. अब क्या है कि अब उन्होंने, मतलब उनको फोर्स किया गया कि वो अपना घर छोड़े, मतलब जंगल छोड़े। उन्होंने अपना जंगल छोड़ा, घर छोड़ा, लाइवलीहुड छोड़ी, अपना कल्चर, ट्रेडिशन सब खत्म। अब खुद का सर्वाइवल तो ज़रूरी है ना, इसके लिए उन्हें जो जगह मिलती थी, जहाँ काम मिलता था, जैसा काम मिलता था, वो करते थे। बाकी उन लोगों को इतनी अवेयरनेस थी नहीं, क्योंकि वो टोटली फॉरेस्ट में रहते थे। उन्हें नहीं पता कि क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या गवर्नमेंट के प्लान्स है, उन्हें कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी। जहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन का काम मिल गया, माइनिंग का काम मिल गया, मतलब जो भी काम मिलता था वो चले जाते थे, प्लांटेशन का मिल गया, तो इस तरीके से वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी मूव करने लगे। ऑस्ट्रेलिया हो गया, मॉरिशस हो गया, तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी मूव कर रहे हैं। Over 70 lakh of Adivasis successfully launched a tea factory and become a famous for it in Assam. इसके अलावा कि कुछ आदिवासीज ऐसे थे, कुछ आदिवासीज जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना बेटर समझा, कुछ आदिवासीज ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं और अदर वर्क ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ आदिवासीज ऐसे भी थे जिन्होंने खुद की टी फैक्ट्री लॉन्च करी, मतलब स्टार्ट करी, प्लांटेशन किया असम में, टी प्लांटेशन, और फिर खुद ने ही मतलब खुद ने ही बिजनेस स्टार्ट किया ताकि ये अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सके और फिर से एक ट्रैक पे ला सके। जो कुछ भी हुआ पास्ट में, यानी जो जिनकी वजह से इनकी लाइफ इतनी अफेक्ट हुई थी, उन सारी चीज़ों को नए तरीके से चेंज करा, नया वर्क करने लगे ताकि ये फिर से स्टेबल लाइफ को जी सके। आदिवासीज हैव रिलोकेटेड टू अर्बन एरियाज। अब उनको कहाँ जाना पड़ रहा था? कुछ आदिवासीज अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि जो लाइवलीहुड है वो बहुत ज़रूरी है। आप कब तक बिना काम के रहोगे? काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो हमारे पास कोई सोर्स, मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करेंगे? तो वो तो बहुत ज़रूरी है ना। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने लगे, अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी वेयर दे आर हायर्ड फॉर जॉब्स, और जो भी उनको जॉब मिलती थी उस जॉब को वो ढूंढते थे। अब क्योंकि ये लोग क्या होते थे, अनअवेयर होते थे, इन्हें नहीं पता अर्बन एरिया में क्या सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे क्या रूल्स हैं, तो जो भी उनको जैसे भी बस काम मिल जाता था, भले कम भी पे कर रहा है तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते थे। तो इनको बहुत मिनिमम वेजेस मिलते थे, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं या फिर किसी के घर में एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम कर रहे हैं, और इस सब कामों के बदले, मतलब बहुत मेहनत तो हो रही है लेकिन इन सब काम के बदले उनको बहुत कम पेमेंट किया जाता था। दे कॉन्सिक्वेंटली फॉल विक्टिम टू अ साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड पोवर्टी। और इन सब रीजंस की वजह से वो किस में फंसते जा रहे थे? एक्सप्लॉयटेशन एंड पोवर्टी। एक्सप्लॉइट करना, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो अर्बन एरियाज के लोग हैं, वो इनसे काम बहुत ले रहे लेकिन उतना मेहनत के बदले उतना पेमेंट नहीं कर रहे। तो ये क्या है? ये एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और अब जब पेमेंट उनको नहीं मिलेगा उनकी मेहनत के हिसाब से, तो फिर उनके पास पैसा कम है, तो वो किसके, मतलब किस में चले जाएंगे? पोवर्टी। तो वो गरीबी को सफ़र कर रहे हैं। Around 45% of tribal groups in rural areas and 35% of tribal members from urban area live below the poverty line. कि इतने अर्बन एरिया में और इतने 35% ट्राइबल्स जो थे रूरल एरिया में पोवर्टी लाइन के बिलो रह रहे। अब ये पोवर्टी लाइन क्या है? पोवर्टी लाइन ना बेटा एक इमेजिनरी लाइन है जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करी। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन खींच दी, इसके नीचे जो भी आएगा वो गरीब, इसके ऊपर जो भी आएगा वो अमीर, ऐसा नहीं। पोवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम डिसाइड की गई है। किसने डिसाइड करी है? गवर्नमेंट ने डिसाइड करी, कंजम्पशन के बेसिस पे और इनकम के बेसिस पे। कंजम्पशन के बेसिस पे देखा जाए तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं? जैसे 2400 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज रूरल एरिया में, अर्बन एरिया। तो अगर इस पर्टिकुलर अमाउंट की कैलोरी से कम कोई मतलब इनटेक कर रहा है तो वो पर्सन पोवर्टी लाइन के बिलो आता है। इसी तरीके से इनकम के बेसिस पे कि पर्टिकुलर एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि अगर आप उससे कम कमा रहे हो तो मतलब आप पोवर्टी लाइन के बिलो। तो अब ये लोग जो थे ये बहुत कम अर्न कर रहे थे और इनकी वजह से ये बिलो पोवर्टी लाइन
मतलब क्या किए गए, कंसिडर किए गए। दिस कॉजेज अ लैक इन अदर एरियाज, malnourished चिल्ड्रन आर प्रेवेलेंट इन ट्राइबल कम्युनिटीज। अब जब पुअर हैं, गरीब हैं, प्रॉपर खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो इनके बच्चे होते थे वो सब मालनरिश्ड मतलब जितना भी इनकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स ये लोग नहीं ले पा रहे, कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके पास इतना अमाउंट नहीं, इतना पैसा नहीं है कि अफोर्ड कर सके। और इसके साथ साथ जो अगर अपन लिटरेसी रेट की भी बात करें तो लिटरेसी रेट भी लो, क्योंकि फिर वही वाली बात है, अनअवेयर हैं, ट्राइबल्स हैं, बहुत ज़्यादा हमसे दिखने में अलग हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया, मार्जिनलाइज्ड कर दिया। मार्जिनलाइज कर दिया तो डिस्क्रिमिनेशन होने लगा तो इनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, एजुकेशन की नहीं मिल रही। एक तो गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और दूसरी बात अगर गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज़ दे रही है तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इतना है कि इस वजह से इनकी जो लिटरेसी रेट है वो भी कम है। आदिवासीज वर शेल्टर्ड इन प्लेसेस रिच इन माइनिंग एरियाज, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो अब वो कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे भी उन्हें काम मिलता था बस वहीं पर वो काम ढूंढने के लिए चले जाते थे, वहीं रहने लग गए। विद टाइम दीज फॉरेस्ट एरिया वर क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो जो उनके ओरिजिनली जो इनके घर हुआ करते थे फॉरेस्ट, वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्लियर कर दिए गए। जब ये क्लियर हुए तो उनको भी अपने घरों को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। According to sources, beginning of mining ventures reportedly resulted in uprooting of more than 50% of आदिवासी। कितना कि ये माइनिंग वगैरह की वजह से कितने लोग जो थे जिनको अपने घर छोड़ने पड़े, तो इतने आदिवासीज ही थे। इंडिपेंडेंट इंडियाज कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल डैम्स। अब अपन बात करें मल्टीपल डैम्स की। मल्टीपल डैम्स मतलब मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो जब डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। अब जहाँ पे डैम्स बनाए जाएंगे वहाँ पे बहुत सारा जो एरिया होगा, जो भी नेचुरल वेजिटेशन होगी वो सब कट जाएगी, वहाँ पे जो भी लोग रहते होंगे उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी। तो 79% ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश टू अबंडन देयर होम्स एंड एंसेस्ट्रल लैंड, कि उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा। जो उनके एंसेस्ट्रल लैंड है, जिनको मतलब पीढ़ियों से वो उस ज़मीन पर रह रहे हैं, वहाँ पे वो अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ी, क्योंकि क्या करना था, हमें हमारा कंट्री का डेवलपमेंट करना था और डेवलपमेंट के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाने। तो डैम्स कंस्ट्रक्ट कराने के लिए इतने लोगों को क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बेघर कर दिया। ट्राइब मूव टू टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क, और इस वजह से जो ट्राइब्स थी कहाँ जा रही है, काम ढूंढने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, और इसके अलावा इनको जो भी यहाँ वर्क मिलता था वो काम करते हैं। और जब इनके जो से फॉरेस्ट खाली करा तो इनके पास खुद के रहने के लिए कोई घर नहीं था, फूड कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, तो इन लोगों की जो एक्चुअल सिचुएशन थी ना वो बहुत वर्स्ट हो गई थी। Adivasis now experience hardship and poverty with 45% of them living below the poverty line in rural area। तो यही चीज़ हमने अभी कवर करी कि कितने परसेंट जो लोग थे वो अर्बन एरिया और 45% इन रूरल एरिया और 35% इन अर्बन एरिया जो बिलो पोवर्टी लाइन रह रहे थे। They also face problems such as unemployment, low literacy rates, malnourished children, the loss of tradition, custom and other issue। कि इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट तो है इनको, ठीक है, अपना घर छूट गया, काम छूट गया, अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा लो लिटरेसी रेट, चिल्ड्रन जो थे, जो बच्चे थे, उनको प्रॉपर खाने को नहीं मिल रहा, माल, और उनके साथ साथ इनके ट्रेडिशंस, इनके कस्टम्स, ये सब भी इफेक्ट हो रहे थे। अब ये अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर पा रहे, इनके कस्टम्स जो थे वो फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। अब ये क्या करेंगे, पैसे जो इनके पहले जैसी लाइफ थी वो लाइफ अब ये सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे, तो इन लोगों की बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनलाइजेशन एंड माइनॉरिटीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमने मार्जिनलाइजेशन पढ़ा, किससे रिलेटेड, आदिवासी से रिलेटेड, आदिवासी की पूरी हिस्ट्री जानी कि आदिवासी एक्चुअल में क्या थे, और बाकी जब हमने अदर जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट लॉज बनाए, इन सब के बाद उन लोगों की लाइफ कैसी होगी।
अगर ओरिजिनली देखा जाए तो उन लोगों में बहुत नॉलेज थी फॉरेस्ट से रिलेटेड, पर जब उनको ही उनके घर से निकाला गया तो उसके बाद वो कैसे हो गए, उनको किसी चीज़ की कोई अवेयरनेस नहीं है, सिटीज़ की तरफ गए, रूरल एरियाज़ की तरफ गए, पर कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। और हम लोगों ने, क्योंकि वो हमसे बहुत अलग दिखते थे, जो मेन सोसाइटी है ना, क्योंकि वो बहुत अलग दिखते थे, उनका कॉस्ट्यूम हो गया, उनकी लैंग्वेज हो गई, उनके ट्रेडिशन हो गए, इन सब के बेसिस पे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। इस डिफरेंस की वजह से हमने उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, मार्जिनलाइज। मतलब ये तो चलो हमारी तरह नहीं है, तो हमने उनको हमारी मेन सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया। और जब हमने उनको एक्सक्लूड किया तो मार्जिनलाइजेशन हुआ, और मार्जिनलाइजेशन जब होता है तब डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, कि जब वो मार्जिनलाइज्ड हुए, एक्सक्लूड कर दिया गया मेन सोसाइटी से, तो बाकी फिर उनको जो बेनिफिट्स होते हैं, उनको ना तो कोई एजुकेशन से रिलेटेड राइट मिल रहा है, ना उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ना कोई और अदर फैसिलिटीज़ मिल रही है। डिस्क्रिमिनेशन होने लगा और इससे उनकी लाइफ जो थी वो और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। तो हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा, ट्राइबल्स को समझा कि कैसे उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही थी, किस तरीके से उनको मार्जिनलाइज करवाया जा रहा था, और कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। अब इसी तरीके से हम मार्जिनलाइजेशन पढ़ेंगे, किसके बेसिस पे, माइनॉरिटी के बेसिस पे। मतलब माइनॉरिटीज क्या है, माइनॉरिटीज मतलब वो एक ग्रुप जो नंबर्स में कम होता है। अब वो अलग अलग बेस हो सकता है, रिलीजन बेस हो सकता है, लैंग्वेज बेस हो सकता है। माइनॉरिटीज रेफर टू कम्युनिटीज विच आर लेसर इन नंबर। माइनॉरिटीज वो कम्युनिटीज जो नंबर्स में कम होती है। इट इज हाउएवर अ कॉन्सेप्ट दैट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड नंबर। अब अपन इसको पढ़ें या समझें, तो जैसे अपन बात करें कि हमारे इंडिया में कि हिंदूज हैं, हमारे इंडिया में जो हिंदूज हैं, हिंदूज बहुत ज़्यादा नंबर में, मतलब मेजॉरिटी नंबर। तो हम हिंदूज की कम्युनिटी कैसी रहेगी, मेजॉरिटी कम्युनिटी। अब आप लो जैसे मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये लोग नंबर्स में कम है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो ये कौन सी कम्युनिटी हो जाएगी, माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब क्या है, इस माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बेसिस पे भी क्या होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। तो तभी तो जैसे आपने पढ़ा है कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि माइनॉरिटीज को भी फंडामेंटल राइट गिवन है कि वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं, ताकि वो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, इन सबको प्रोटेक्ट कर सके। तो हम यहाँ पे माइनॉरिटी के बेसिस पर ही मार्जिनलाइजेशन को समझेंगे। इट इंक्लूड सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स एज वेल एज पावर एंड रिसोर्सेज एक्सेसिबिलिटी इन अ कंट्री। तो माइनॉरिटी से रिलेटेड कि माइनॉरिटी जो भी हैं वो अगर हम देखें कि पावर के बेसिस पे, ठीक है, पावर के बेसिस पे कि उनकी पावर कम है, ज़्यादा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेजॉरिटी वाले उनको डोमिनेट कर रहे, माइनॉरिटी को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंसिडर करें। Communities that are small in comparison to the rest of the society may have feeling of insecurity over their lives. अब वो कम्युनिटी जो नंबर्स में कम है तो उनको क्या रहेगा, हमेशा फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। जैसे अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को फंडामेंटल राइट गिवन नहीं करता तो माइनॉरिटीज़ में हमेशा डर रहता कि ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले कहीं हमको डोमिनेट ना करने लग जाए, कहीं ऐसा नहीं अपने हिसाब से हमको चलाने लग जाए और हम तो वैसे ही नंबर में कम है, हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है क्योंकि मेजॉरिटी पावर में ज़्यादा होती है। जैसे अपन एग्जांपल, एक लायन है और एक क्या है, माउस है। स्टोरी आप लोगों ने सबने सुनी होगी। तो लायन क्या होता है, पावरफुल होता है, और माउस पावरफुल होता है क्या, नहीं होता। तो अब लायन के आगे माउस की चलेगी, आपको क्या लगता है चलेगी, नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो छोटा सा है, उसके पास पावर भी कम है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो जो मेजॉरिटी सोसाइटी होती है ना, वो मेजॉरिटी सोसाइटी किसकी तरह होती है, उस लायन की तरह, और माइनॉरिटी सोसाइटी होती है उस माउस की तरह। तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजंस नहीं होंगे तो माइनॉरिटी हमेशा डरी डरी सहमी सहमी रहेगी कि कहीं मेजॉरिटी इनको अपने अकॉर्डिंग ना चलाने लग जाए। मेजॉरिटी ने बोला ये लैंग्वेज बोलना छोड़ दो तो उन्हें छोड़नी पड़ेगी, मेजॉरिटी बोलेगी आप अपना रिलीजन फॉलो करना छोड़ दो तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ये डर हमेशा माइनॉरिटी को रहेगा, हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी कि हम कैसी लाइफ जिएंगे, हमारी लाइफ अच्छी भी चलेगी या नहीं चलेगी। तो अब इन सब इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए क्या,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। दिस अनईज कुड बी वर्स इफ देयर आर टेंस रिलेशन बिटवीन द माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी कम्युनिटी। अगर माइनॉरिटी और मेजोरिटी कम्युनिटी के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया या कोई डिस्प्यूट हुआ या कोई टेंशन चल रही है, तो ऐसे केस में माइनॉरिटी को और भी ज़्यादा फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी, और भी ज़्यादा, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, कुछ भी उन्हें पता नहीं है कि अगर ये लोग हमला भी कर देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे सपोर्ट में कौन खड़ा, तो हमेशा फीलिंग ऑफ अनसिक्योरिटी रहेगी। The size of the community can be disadvantaged and may result in marginalization between democracy usually favors the majority to form the government। अब जैसे अगर हम हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो अपन को पता है कौन बनती है गवर्नमेंट, जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, तो हमेशा जो ये जो कम्युनिटी होती है ना, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी, उन्हें डर रहता, इनसिक्योरिटी रहती, और इन सब के बेसिस पे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बेसिस पे मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या करती, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती, मार्जिनलाइज फील करवा देती उनको, मतलब उनको अलग कर देती कि भाई मेन सोसाइटी, मतलब जितने भी उस पर्टिकुलर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले मेन सोसाइटी का पार्ट है, बाकी लोग मेन सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, तो मतलब उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्सक्लूजन हुआ, एक्सक्लूजन होगा तो फिर डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा माइनॉरिटी को ये डर रहता। एज अ रिजल्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड टू अवॉइड बीइंग डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी। और इसीलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या ज़रूरत थी कि हमें कोई सपोर्ट दे, ये गवर्नमेंट, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें सपोर्ट दे ताकि हम लोग फ्री लाइफ जी सकें। और इसी को देखते हुए हमारे कंट्री में क्या हुआ, हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए। दे नीड टू बी शील्डेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। वो उन्हें ज़रूरत थी कि कहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर दे। डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, जॉब की नहीं मिलेगी, एजुकेशन की नहीं मिलेगी, कोई और अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स बन जाएंगे जिनके पास कुछ है ही नहीं, कोई पावर नहीं है, किसी ने कोई पावर नहीं दे रखी, सपोर्ट नहीं दे रखा, कैसे वो अपनी लाइफ सर्वाइव करेंगे इस सोसाइटी में। तो इन सबको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, सेफ गार्ड कर रहा है, बचा रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है उन लोगों को जो भी माइनॉरिटी है, मतलब जो भी नंबर्स में कम है। प्रमोट्स इक्वालिटी, सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो नंबर्स में कम हो, चाहे वो नंबर्स में ज़्यादा हो, चाहे वो कोई भी कास्ट के हों, कोई भी जेंडर के हों, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। उनको इक्वल जस्टिस, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एज वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स वाइल प्रिजर्विंग हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी ली है कि वो जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उन लोगों को एक बेटर लाइफ देगा, ताकि वो इस पूरी कंट्री में रह सकें, इंडिपेंडेंटली रह सके, फ्रीली रह सके, और कहीं से भी मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको डोमिनेट ना करे, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में रिलेशनशिप भी हारमोनियस, मतलब अच्छा रिलेशन मेंटेन रहे। अब इसके अलावा जुडिशरी, कि बाय द वे चलो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्या करा, लॉज बना दिए, फंडामेंटल राइट्स दे दिए, पर बाय द वे अब कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दिया, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सबको देख थोड़ी रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है, बुक है, बुक में जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को कोई वॉयलेट करता है, कोई ब्रेक करता है, तो ऐसे केस में जुडिशरी है जो कि क्या करेगी, मेंटेन करेगी लॉ एंड ऑर्डर को। उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो लॉज बनाए हुए हैं, उन सारे लॉज को मेंटेन करेगी। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देने का भी काम करेगी, और जस्टिस प्रोवाइड करेगी सभी लोगों को। एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू गो टू कोर्ट इफ दे कंसिडर देयर फंडामेंटल राइट। अब जैसे आपने सुना है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट ब्रेक होते हैं, कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो हमारे पास पूरी की पूरी ये मतलब अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि हम कोर्ट्स के पास जा सकते हैं
और अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, और ऐसे केस में जुडिशरी हमको सुनेगी, हमारा डिसीजन भी देगी। क्लियर? अब ये तो हो गया माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन की, कैसे माइनॉरिटी को डर रहता है, उनके साथ किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन किया जा सकता है। अब ऐसे ही केस में हम किसको देखेंगे? मुस्लिम्स को देखेंगे कि मुस्लिम्स के साथ, क्योंकि वो लोग नंबर्स में कम हैं, मार्जिनलाइजेशन हुआ, उनको अलग किया गया, सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया, और फिर उनके साथ क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मुस्लिम्स जो हैं वो 14.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है, ये जो आपके बुक के अकॉर्डिंग डेटा गिवन कि पॉपुलेशन इंडिया की, उसके इतना परसेंट कौन है? मुस्लिम्स है। एंड दे आर कंसिडर्ड अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, और उनको मार्जिनलाइज्ड कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो लोग क्या हैं? न्यूमेरिकली कम है। और कैसे पता लगा कि उनको वो मार्जिनलाइज्ड हैं? तो इसको कंपेयर किया गया, किस तरीके से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उनका जो लिटरेसी है वो किस तरीके से चल रही है, कितने लोग लिटरेट हैं, तो ये देखा गया। उनका जो सोशल उनकी जो लाइफ है वो किस तरीके से चल रही है, तो कंपैरिजन किया गया अदर माइनॉरिटी ग्रुप से, और ये देखा गया कि ये लोग बहुत कम इकोनॉमिकली डेवलप्ड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड इनके पास लिटरेसी रेट कम है। तो इन सब के बेसिस पे डिसाइड हुआ कि इनके साथ क्या हो रहा है? मार्जिनलाइजेशन। इन लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है, मेन सोसाइटी से अलग किया जा रहा है, बिकॉज दे हैव बीन डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स, क्योंकि क्या है? उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। बाकी अदर लोगों को जिस तरीके से एजुकेशन मिल रही है, हो सकता है इनको नहीं मिल रही, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, इस वजह से इनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। सोशल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस सर्कमस्टेंसेज ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वर असेस्ड इन 2005। अब क्या हुआ कि इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा सर्च हुई, तो 2005 में कम्युनिटी बनाई गई थी, कमिटी बनाई गई थी, जिसके जो हेड थे वो जस्टिस राजेंद्र सचर थे, और इनको ये ग्रुप इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप पता करो क्या इनका एजुकेशन लेवल है, क्या इनका इकोनॉमिक स्टेटस है, वो सारी चीज़ें। तो जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई ना, तो उसमें पता चला कि इन लोगों की भी लाइफ कैसी है? वैसी है जैसे एससीज और एसटीज, मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब फेस कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें ये लोग भी फेस कर रहे हैं। मतलब इनको भी क्या किया गया? मार्जिनलाइज्ड किया गया। क्यों किया गया? अब जैसे कि मुस्लिम्स हैं, उनका जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं मेन सोसाइटी के कंपैरिजन में, ठीक है? उनका जो स्टाइल है रहने का वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो कैप लगाते हैं, वो बुर्का पहनते, इस तरीके से। तो वो लोग क्या है कि मेन सोसाइटी जैसे नहीं दिख रहे, तो उनको इन सब बेसिस पर मार्जिनलाइज किया गया, मतलब एक्सक्लूड किया गया कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है। और क्या है कि ये सब मिलजुल के साथ में नहीं रह रहे, पर्टिकुलर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रह रहे, तो घेटोइजेशन वर्ड यूज़ किया गया है कि घेटोज मतलब एक स्पेसिफिक एरिया रहता है, वहीं पर ये रहते हैं, सबके साथ इनको मिलजुल के नहीं रहा जा रहा है, या फिर सब पूरी सोसाइटी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया गया। तो इन सब बेसिस पे ये कंसिडर किया गया है कि इनको मार्जिनलाइजेशन यानी मार्जिनलाइज किया गया। ऐसे में फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि इस मार्जिनलाइजेशन को खत्म किया जा सके। अब कंक्लूजन, दिस चैप्टर क्लैरिफाइज व्हाट इट मेंट टू बिलोंग अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थ्रू द आईज ऑफ सेवरल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अब हम अगर इस चैप्टर में समझे कि जो मार्जिनलाइजेशन है, मार्जिनलाइजेशन, अब अपन एक सिंपल सी बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट कितने भी एफर्ट्स कर ले इस मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए, पर लेकिन जितने भी कॉमन पीपल हैं, कॉमन पीपल को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मेंटालिटी को क्या करना पड़ेगा? ब्रॉड करना पड़ेगा। जो जैसे रहना चाह रहा है वो रह सकता है, जो मतलब जिसका जो भी ट्रेडिशन है वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करे। तो हम इन सब चीज़ों के बेसिस पे किसी को एक्सक्लूड ना करें।
जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करे। ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स का जो भी लाइफस्टाइल है, उनका जो भी ट्रेडिशन है, जो भी कल्चर है, वो जैसे फॉलो करना चाह रहे हैं करें, और उन सबको अपनी मेन सोसाइटी का पार्ट बनाए। जब ये चीज़ें होने लग जाएंगी ना, तब मार्जिनलाइजेशन खत्म होगा। ये जो प्रॉब्लम है ना मार्जिनलाइजेशन, ये खत्म होगी, और जब मार्जिनलाइजेशन खत्म होगा तभी डिस्क्रिमिनेशन भी दी एंड हो सकता है। तो एज एक्सप्लेन्ड, मार्जिनलिटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद डिसएडवांटेज। तो जब मार्जिनलाइजेशन होता है तभी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब डिसएडवांटेज, प्रेजुडाइज एंड हेल्पलेसनेस। कि जब आप किसी को एक्सक्लूड करते हो मेन सोसाइटी से, एक्सक्लूड हुआ, ये पहला स्टेप होता है। देन उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको प्रीजज किया जाता है, उसको स्टीरियोटाइप किया जाता है, उन सब के बेसिस पे उसके सारे राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें देते नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, इस वजह से वो हेल्पलेस हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं। Most religious groups and minority communities are marginalized for various reasons. However, marginalization is not the same for everyone. अब मार्जिनलाइजेशन के अलग अलग तरीके, जैसे अभी हमने माइनॉरिटी देखा, ठीक है, इसके अलावा हमने ट्राइबल यानी कास्ट सिस्टम देखा, रिलीजन के बेसिस पे, मतलब बहुत सारे अलग अलग बेसिस हैं जिनके वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मार्जिनलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। तो मतलब जिसको भी मार्जिनलाइज फील करवाया जा रहा है या सेपरेट किया जा रहा है मेन सोसाइटी से, वो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। लैंग्वेज हो सकती है रीजन, रिलीजन हो सकता है, कस्टम हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। बीइंग मार्जिनलाइज कॉज वन टू हैव अ लो सोशल पोजीशन। और जब एक बार कोई मार्जिनलाइज हुआ, मतलब वो सोसाइटी से अलग हुआ, सोसाइटी से अलग हुआ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन होगा तो मतलब उसकी जो सोशल पोजीशन है वो भी क्या हो जाएगी, डाउन, वीक हो जाएगी। अनइक्वल एक्सेस, रिसोर्सेज उसको इक्वल नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज इक्वल नहीं मिलेगी। और जब अब आप देखो, जब इस तरीके की ये सारी चीजें नहीं मिलेगी तो ये लोग डेवलप कैसे हो पाएंगे, हो सकते हैं क्या डेवलप, और डेवलप ही नहीं होंगे तो एक पर्टिकुलर सेक्टर जो मेन सोसाइटी है वो तो ग्रो करती जाएगी और ये लोग डाउन जाते जाएंगे। ऐसे केस में और ज़्यादा गैप जो है वो बढ़ता जाएगा, सोसाइटी में इतना गैप्स बढ़ जाएगा कि तो फिल कैसे करेंगे इस गैप को, तो हमेशा ही क्या वो डिस्क्रिमिनेटेड लाइफ ही जीते रहेंगे क्या, नहीं। इन सबको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट मेथड्स भी निकाले, रिजर्वेशन पॉलिसी भी जिसमें से एक रीज़न है, या फिर हम बोलेंगे कि एक एफर्ट है गवर्नमेंट का कि इस रिजर्वेशन के थ्रू मार्जिनलाइजेशन को खत्म किया जा सके। मार्जिनलाइजेशन इज द complex idea that necessitates several protections and preventive measures to address the issue। कि अब गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके से मेजर्स ले रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, प्रिवेंशन मेजर। तो जो जैसे अपन रिजर्वेशन की बात करते हैं वो भी एक वही मेजर है जिसको एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने ताकि कंट्री से मार्जिनलाइजेशन को हटाया जा सके। सच पीपल डिजायर टू प्रिजर्व देयर कल्चरल इंडिविजुअलिटी। अब जो भी जिनको भी हम क्या करते हैं, मार्जिनलाइज्ड फील करवा रहे हैं या मार्जिनलाइज ट्रीट कर रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि वो अपनी कल्चरल जो भी उनका कल्चर है उसको मेंटेन कर सकें, और उनका जो भी रहन सहन है, उनका स्टाइल है, उनका रिलीजन है, वो जो जैसे रहना चाहते हैं वो वैसे रहें और उनके बेसिस पर ही उनको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिले। अगर कोई पर्सन मार्जिनलाइज है तो वो अपने रिलीजन, अपने कल्चर को फॉलो करना चाहेगा और इसके साथ साथ उसकी ये भी एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, उसकी ग्रोथ भी हो, उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड हो। To preserve the country's equality, diversity and distinctiveness, people must uphold the rights, laws and policies outlined in the Constitution। और हमारे इंडिया में हम एक सबसे बड़ी बात, मार्जिनलाइजेशन को अगर ख़त्म करना है तो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हम स्टीरियोटाइप करते हैं किसी को, स्टीरियो, ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर आदिवासीज अपने अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं तो उन्हें रहने दो, हम उनको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। हम सिर्फ इसलिए कि वो अलग दिख रहे हैं तो हम उनको स्टीरियोटाइप नहीं करेंगे, मार्जिनलाइज नहीं करेंगे। और ऐसे केस में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाई, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा।
जो भी डिस्टिंक्टिवनेस है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारी डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। अगर हमें इस मार्जिनलाइजेशन को जड़ से हटाना है, रूट कॉज ही मिटाना पड़ेगा, मतलब मिटाना है, तो फिर हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो जैसे रहता है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपना मतलब मेंटालिटी को और ज़्यादा ब्रॉड करना होगा, तब जाके ये पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम खत्म होगी। नहीं तो क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट कितने भी एफर्ट कर ले पर लोग अपने मेंटालिटी ब्रॉड नहीं करेंगे, अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइजेशन रहेगा और लोगों के साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो पूरी जो कंट्री उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो यहीं पे हमारा ये जो मार्जिनलाइजेशन है, ये मार्जिनलाइजेशन कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट आते हैं आप लोगों को बेटा तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स। अब हम एक और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।